अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच डिजिटल और मैं हूं हरमीत सिंह। और आज पीर की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि यमन ने एक और कार्रवाई की है। मज़ाहमत के वार भी तगड़े जारी। एक और अफसोसनाक जो है खबर भी शामिल करेंगे। जनूबी कोरिया से कई अफराद की डेथ हो चुकी है। क्या उसकी वजूहात है? क्या ऐसी हालात आ गए कि इतनी बड़ी डेथ्स जो हैं लोगों की हो गई है? मज़ाहमत को हम देखें तो बड़े तगड़े वार कर रही है और उन वार के हवाले से थोड़ा आपके सामने डिटेल रख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इस वक्त तकरीबन, जिस तरह मैंने बात की कि 45,500 के करीब शहादतें हुई हैं, लेकिन अलकसाम ब्रिगेड की जबालिया कैंप के मशरक में अबू साफिया इलाके में इसराइली फौजियों के साथ हल्के हथियारों और दस्ती बमों के साथ शदीद झड़पें हुई। शुमाली गजा की पट्टी जबालिया अल बलद के मशरक में सुल्तान स्टूडियो के करीब एक इसराइली फौजी को निशाना बनाकर हलाक किया गया। तूल करम मकबूजा मगरबी किनारे में कई अतराफ से इसराइली अफवाज के साथ शदीद झड़पों में मुलविस होने और पेशगी नस्ब किए गए धमाका खेज आलात को धमाके से उड़ाया गया है। इसी तरह रफा शहर के जनूब मगरबी इलाके में अता मस्जिद के करीब इसराइली फौजियों और फौजी गाड़ियों के एक इज्तिमा को माटर गोलों से निशाना बनाया गया और इलाकों में जासूसी के मिशन पर मौजूद एक रेकी तैयारा कब्जे में ले लिया गया। तुलकरम के मशरक कस्बे कुफारुल बलद मकबूजा मगरबी किनारे में एक इसराइली फौजी गाड़ी पर पहले से नस्ब एक धमाका खेज आले से उस गाड़ी को उड़ाया गया, जिसके अंदर अमला भी शामिल था, जिसकी हलाकत हो चुकी है। मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स कैंप के अल मंशिया मोहल्ले में इसराइली फौज पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसके नतीजे में वहां पर तैनात इसराइली रेजिमेंट के कमांडर को शदीद चोटें आईं। और इसी तरह इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उसकी हालत तशवीशनाक है। कल भी हमने तकरीबन आपको बताया था कि तकरीबन 7 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। उसमें एक कमांडर भी शामिल था, उसमें एक मेजर भी शामिल था, 5 फौजी एहलकार थे, जिसकी तस्दीक जो है इसराइली मीडिया भी कर चुका है। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो वहाँ पे हालात बदस्तूर कशीदा हैं। खासकर ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा ख़तरनाक है, ख़ासकर इसराइली फोर्सेस के लिए, जो जब वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं या किसी घर में पनाह लेते हैं तो उन जगहों से वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन होता है तो उसमें हलाकत ज़ाहिर बात है कि ये भी मारते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ से जो इन पर हमले होते हैं और इन पर जो वार होती है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें यमन की तरफ आते हैं और यमन ने जो अपना रोल निभाया वो आपके सामने बड़ा ख़तरनाक किस्म का रोल यमन का रहा। इस सूरत में हर जुमे को मैंने किसी मुल्क में, किसी मुसलमान मुल्क में ऐसा इज्तिमा नहीं देखा होगा कि यमन के ये गैरतमंद जो मुसलमान हैं ये निकलते हैं हर जुमे की नमाज के बाद और ये इजहार यकजहती करते हैं, ख़ासकर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ। हालांकि फ़लस्तीन के अंदर भी फ़लस्तीनी कुछ ऐसे गद्दार मौजूद हैं जिनके मैं जिक्र करने वाला हूँ आगे कि वो कौन है वो गद्दार लोग जो अपने फ़लस्तीनियों का खून बहाते हैं। लेकिन यमन ने कमाल किया है, 13वां हमला किया है। यमन के सूबा अल-बीज़ा की फ़िज़ाई हुदूद में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मुकामी सतह पर तैयार करदा ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए में मारा गया। अब MQ-9 जो है ये सबसे लेटेस्ट किस्म का ड्रोन है, जदीद आलात से जो है ये उस पर बना हुआ है और कहा जाता है कि इसकी कीमत जो है वो इंतहाई ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि तकरीबन $31 मिलियन से $50-55 मिलियन तक इसकी कीमत बनती है। इसको यमन ने जो है मार गिराया है। यमन जो है उसके बाद यमन ने क्या किया है, यमन ने अब एक और ये जो 13वां ड्रोन है, इस तरह यमन ने सराय नेगियो के इलाके में इसराइली निवातियम एयरबेस को फ़लस्तीन 2 किस्म के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया है, क्योंकि यमन ये दावा कर रहा है कि भाई साहब हम अपने आदाफ को मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुके हैं। तो बकौल यमन और बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक फ़लस्तीन 2 ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का मिसाइल है। अब आते हैं थोड़ा सा फ़लस्तीन से हट के फिर फ़लस्तीन की तरफ आते हैं। जनूबी कोरिया के मोआ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारे को हादसा पेश आया, जिसमें हलाकतों की तादाद तकरीबन 124 हो चुकी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर अतराफ में लगी बाढ़ से टकरा गया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा में 175 मुसाफिर
مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ حادثے کے بعد 2 افراد کو زندہ نکال لیا گیا، جبکہ ایمرجنسی عملے نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے طیارے میں بھڑکنے والی آگ پر قابو پا لیا، جبکہ حادثے کے مقام پر امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ حادثے کا شکار مسافر طیارہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپس آ رہا تھا۔ ایویشن حکام اور ماہرین نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 124 افراد جو ہے ان کی ہلاکت ہو چکی۔ اس سے پہلے بھی ایک آذربائیجان کا جو طیارہ ہے اس کی یعنی اس میں بھی کافی لوگ جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے تھے، اس طیارے میں بھی کافی لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے چلیں، جو میں کہہ رہا تھا کہ غدار کون ہے، آپ کو غدار دکھا دیتے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی علاقے جینن کے پناہ گزین کیمپ میں فلسطینی اتھارٹی PA کے فورسز کے چھاپے کے دوران ایک خاتون فلسطینی صحافی کو گولی لگنے سے اس کی جان گئی۔ شزا الشجاع خاندان نے بتایا کہ اس کی بیٹی گھر کے قریب موجود PA فورسز کی فوجی نقطہ نظر سے براہ راست گولی لگنے پر جان اس کی گئی جب وہ ایک کریانے کی دکان پر جا رہی تھی۔ PA کے نام نہاد سیکورٹی فورسز کے ترجمان کرنل جو ہے انور رجب نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ فائرنگ کے وقت ان کی فورسز اس علاقے میں موجود نہیں تھی۔ اب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ فلسطینی صحافیوں نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ مبینہ طور پر القدس اوپن یونیورسٹی میں ایک خاتون جو ہے یہ صحافت کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کو جس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا۔ یہ فلسطین اتھارٹی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کٹ پتلی ہے اور خاص کر یہ اسرائیل کے اشاروں پر پے رول پہ کام کرتے ہیں۔ اور جو میں نے بات کی کہ چاہے وہ کئی مسلمان ممالک ہیں اور فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں یہ بھی اسرائیل نواز ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ BBC کی طرف تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں۔ BBC ہمیشہ رپورٹنگ میں دغلاپن کرتا ہے اور اس میں عرب نیوز بھی شامل ہے، بہت سارے عرب نیوز جس کے حوالے سے فلسطین کے مجاہدینوں نے بارہا ذکر کیا تھا، حماس کے سربراہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، آپ رپورٹنگ یک طرفہ کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں آپ غلط تاثر پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو مت کیجیے گا۔ BBC کے عملے کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ ایڈیٹر رافی برگ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کے جنگ کے حوالے سے ادارے کی آن لائن رپورٹنگ پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام کوریج اسرائیل کے حق میں ہو، جیسا کہ ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا۔ ڈراپ سائٹ نیوز نے 28 دسمبر کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا کہ اس نے 13 موجود اور سابقہ عملے سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ BBC کی رپورٹنگ مسلسل فلسطینیوں کو غیر انسانی ظاہر کرتی ہے اور غزہ میں اسرائیلی جرائم کو نظر انداز کرتی ہے، جہاں تقریباً 45,500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک BBC صحافی نے کہا کہ برگ کا پورا کام یہی کہ اسرائیل پر کی جانے والی تنقید کو سافٹ کیا جائے۔ ایک BBC صحافی نے اور کہا کہ برگ BBC کی ایک توسیع ثقافت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں جو خاص کر اسرائیلی پروپیگنڈے پر ہی مبنی ہے جو فلسطین کے خلاف کیا جاتا ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔